दुनिया के किसी कोने में जंग हो, चूंकि दुनिया ग्लोबल हो चुकी है, सबकी इकोनॉमी फाइनेंशियल कंडीशन एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो आपको लगता नहीं है कि हिंदुस्तान पर दुनिया के बाकी मुल्कों पर पहले से ही इसका असर पड़ रहा है और ज्यादा असर पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल राकेश जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और यही बात जो अभी आपने 2 मिनट पहले बोली थी कि मोदी जी ने कहा है कि युद्ध किसी समस्या का हल नहीं है, यानी कि ये बात अगर समझ लें तो आज दुनिया में जो परेशानी हो रही है, जो इन्फ्लेशन हो रहा है, जो आज यूरोप सफर कर रहा है, रशिया सफर कर रहा है, यूक्रेन सफर कर रहा है और पूरी दुनिया सफर कर रही है, इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ती जा रही है, लोगों के अंदर संतोष आ रहा है। आज एक तरह से अनसर्टेनिटी है कि सर्दियों में उनको गैस मिलेगी नहीं मिलेगी, सर्दियां कैसे निकालेंगे। वहां पेड़ काट काट के वो लोग सर्दियां निकालने की कोशिश कर रहे हैं, कूड़ा जलाया जा रहा है। ये सब बातें अगर जो ये बात भारत जो आज लीड ले रहा है, जो भारत जो इस प्रकार की बातें कर रहा है, ये बात अगर दुनिया समझ जाए तो ये आज दुनिया की मानवता के लिए बहुत बड़ा एक हल होगा, बहुत बड़ा एक समस्या का निवारण हो जाएगा। और ये आज अमेरिका, यूरोप, इन लोगों को समझना चाहिए, खासतौर से यूरोप को, क्योंकि जो सबसे ज्यादा सफर करे, जैसे मेरे पहले स्पीकर्स ने भी बोला है कि अमेरिका तो हथियार सप्लाई कर रहा है, वो यूक्रेन बलि का बकरा है, लेकिन इसका असर अब देखिए धीरे धीरे यूरोप पर पड़ना शुरू हो चुका है, क्योंकि वो तुरंत उसके साथ है और वो रशिया के ऊपर काफी हद तक गैस और ऑयल के लिए डिपेंडेंट था, जो रशिया अब कंट्रोल कर रहा है। अब ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट है जहां से बिजली सप्लाई यूरोप को होती थी, वहां पर प्रोडक्शन बंद हो गया, 22% तक आ गया, आगे खतरा है शायद बिल्कुल ही बंद ना हो जाए। तो इस समय में बहुत बड़ी समस्या और वहां पर हड़तालें हो रही हैं यूरोप में, ये बात समझिए। और जो आज पुतिन ने किया, इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक किया, यानी जो आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे राकेश जी, कि यानी कि वो ठंड का मौसम आ रहा है, वहां पर उनके बिजली सप्लाई के ऊपर हमला कर रहा है, यानी कि गैस नहीं मिल रही, बिजली नहीं मिल रही, तो उनका जो एक क्रिटिकलिटी आ जाएगी, मौसम की क्रिटिकलिटी। जो द्वितीय विश्व युद्ध में अगर रशिया जीता था तो सर्दी की वजह से उन्होंने जर्मनी को हराया था, जब जर्मन सैनिक ट्रेन नहीं थे सर्दी में लड़ाई करने के लिए। ठीक है, चलिए इस शुरुआती ओपनिंग के बाद जो है डिबेट को ओपन करते हैं। संजय कुलकर्णी जी, एक सवाल, जिस तरीके से आज अटैक हुए, 2 बातें हैं। क्या जेलेंस्की को अंदाजा नहीं था कि वो केर्च ब्रिज पर अटैक करते हैं, जो क्रीमिया से रशिया को कनेक्ट करता है, उसके जरिए रसद यूक्रेन में जो रशियन सोल्जर्स हैं उन तक भी पहुंचती है? तो क्या जेलेंस्की को अंदाजा नहीं था कि पुतिन उतनी तेजी से पलटवार करेंगे? और अगर अंदाजा था तो क्या जिस तरीके से तबाही हुई है, आपको लगता है कि जेलेंस्की तैयार थे? देखिए, यही कारण है कि आपने देखा होगा कि यूक्रेन ने इसका पूरा जिम्मेवारी नहीं ली है, और जबकि पुतिन कह रहे हैं ये पूरी जो कार्रवाई की है ये यूक्रेन के सिक्योरिटी सर्विसेज ने की है और इसमें उनको कोई शक नहीं है। वही कारण है कि उन्होंने इस तरीके से उनके जो 11 फैसिलिटीज़ थी, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, पावर सेंटर्स हुए, पानी का हुआ, एनर्जी हुआ, इन सब के ऊपर ज़बरदस्त हमला किया। जेलेंस्की को मालूम है कि जिस प्रकार से, अगर वो क्यों नहीं उसने इसकी जिम्मेवारी ली, अगर जिम्मेवारी लेता तो सबको पता चलता, और जिम्मेवारी इसलिए नहीं ली, लेकिन कार्रवाई करवाई गई, जेलेंस्की के द्वारा ये कार्रवाई कराई गई, जिससे कि पुतिन जो है उसके जो खासकर जो उसके ईगो है उसको हर्ट करने नहीं, लेकिन ये तो हम शुरुआत में भी चर्चा कर रहे थे कि क्या यूक्रेन के इतिहास के सबसे बड़े खलनायक जेलेंस्की तो साबित नहीं हो जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से ये जंग शुरू हुई, इसको क्या टाला जा सकता था? पुतिन की जरूर कुछ शर्तें थी, लेकिन क्या इस जंग को टाला जा सकता था? ये चर्चा तो हम शुरुआत में भी कर रहे थे, आज उसी चर्चा के मुहाने पर हैं हम संजय जी। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है क्यों हो रहा था। अभी आप जैसे बिल्कुल ठीक कह रहे, जेलेंस्की जो है एक पैंदा है, उसको एक तरीके से आगे रखा गया है, लेकिन जो यूक्रेन है, यूक्रेन में कोई काबिलियत नहीं है। काबिलियत यूक्रेन की कहाँ से आ रही है? हथियार जो कि अमेरिका और यूरोप दे रहा है, और उसके ऊपर वो जो आदमी है जो लड़ रहे हैं वो यूक्रेनियन है, पर हथियार और इक्विपमेंट कहाँ से आ रहा है? अमेरिका से आ रहा है। यही कारण है कि जेलेंस्की को मालूम है अगर ये लड़ाई अब थोपी गई है, अब यूक्रेनियंस अगर चाहते, जेलेंस्की को क्यों प्रेसिडेंट बनाया है कि पीस के द्वारा इसको पूरा सुलझाया जाए, लेकिन उसने क्या देखा कि रूस की तरफ ना जा करके वो पश्चिम देशों की तरफ चला गया और यूरोपियन यूनियन का सदस्य बनने की कोशिश करा। अब आपने पीस की चूंकि बातचीत कह दी, तो रामेश्वर यादव जी, एक और दूसरे तरीके की पॉलिटिक्स वर्ल्ड में चल रही है। मैं इस पीस जो शब्द का इस्तेमाल इन्होंने किया, देखिए शांति का जो नोबेल प्राइज हुआ, जो एंटी रशियन खेमा है, जो यूक्रेन के लोग हैं उन्हें दिया गया, यह भी एक वेस्टर्न जो कंट्रीज है उनकी क्या पॉलिटिक्स आप मानते हैं इसे? ये देखिए, बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चल रही है इस वक्त, इसके अंदर बहुत लेवल के ऊपर काम चल रहा है। आप देखिए मीडिया के अंदर जो भी खबर आ रही है इस वक्त, जैसे यूक्रेन ने ज़मीन रशिया की फतह कर ली, हालांकि वो इलाका बहुत कम है,
लेकिन उसको बहुत बड़ा चढ़ा के बताया गया है। रशियन रिसोर्सेज से हमारे पास इतनी खबरें नहीं आ रही हैं कि रशिया एक बहुत बड़ी ताकत है, इज ए न्यूक्लियर पावर। सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर पावर का जो ज़खीरा है वो इस वक्त रशिया के पास है, और रशिया के अंदर बहुत ज़्यादा इंट्रेंसिक स्ट्रेंथ है, नेशनल स्ट्रेंथ। देखिए, एक तो क्या है, फूड सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी और डिफेंस टेक्नोलॉजी जो है, इसके साथ साथ न्यूक्लियर पावर रशिया के पास है, जिसकी वजह से वो एक प्रकार से सुपर पावर बनने के लायक है। उसके अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, और इस हालत के अंदर अगर आप देखें कि रशिया हार रहा है, इस बात को एज ए मिलिट्री मैन मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। हाँ, कुछ इलाकों के अंदर जहाँ पे उन्होंने अमेरिकन इंटेलिजेंस सैटेलाइट्स वगैरह ने जो दिया है, इसके अलावा प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल्स जो हैं, ड्रोन्स जो हैं, उनके ज़रिए उनके ऊपर कुछ तबाही ज़रूर करी है, और युद्ध के अंदर इस प्रकार की चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन ये कहना कि रशिया बिल्कुल बैकफुट पर है, ये ठीक नहीं होगा। और मेरे एनालिसिस के अंदर जब तक रशिया ने जो अपने ऑब्जेक्टिव्स रखे हैं वो उनको नहीं अचीव कर लेता है, तब तक ये लड़ाई चलेगी।